हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रिकेट नमस्ते चैनल पे। ये चैनल का नाम पिछले वीडियो तक क्रिकेट नमस्ते टुडे था, तो आप सोच रहे होंगे कि अचानक से क्रिकेट नमस्ते क्यों बोल रहे हैं। तो अब से ये क्रिकेट नमस्ते ही रहेगा, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। और आई होप आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया हो, और इस वीडियो खत्म होने के बाद लाइक भी कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वो सब्सक्राइब भी कर लेना। और प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, नया चैनल है। तो आज हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच से रिलेटेड, जो कि 2 दिन के अंदर अंदर है, 2 फरवरी से। और कुछ अपडेट्स भी है, उन पे बात करेंगे। और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे बात करेंगे। कुछ स्टेट्स पे बात करेंगे जो कि मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ यहाँ पे, और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी है, आपको खुद को लगेगा। तो पहला पॉइंट तो देखो ये है कि हमारे 2 इम्पोर्टेंट प्लेयर, जिनमें से एक ने 87 रन बनाए पहले मैच में और एक ने 82 रन बनाए, वो बाहर हो चुके हैं। अब पता नहीं यार हमारे प्लेयर्स के शरीर में कौन सी हड्डी है जो साला जब भी वो इंजर्ड होते हैं तो लंबे समय के लिए बाहर हो जाते हैं, फिर जब देखो इंजरी होती रहती है। तो केएल राहुल की इंजरी तो इतनी बड़ी नहीं बताई जा रही है। केएल राहुल तो बताया जा रहा है कि शायद वो फिट हो जाएंगे जल्दी, तीसरे तक या फिर चौथे टेस्ट तक आ जाएंगे। जडेजा का बताया जा रहा है कि उनकी थोड़ी सीरियस इंजरी है। तो अब देखो उनको एनसीए में जाना पड़ेगा, और सीधी सी बात, एनसीए में जाएंगे तो वो जल्दी से तैयार होके तो आएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कितना टाइम लेते हैं वो लोग ठीक करने में। पता नहीं, मतलब जैसे बहुत बड़ी इंजरी हो गई हो, इतना टाइम लेते हैं। हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, बीते समय में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सबको देख लीजिए, इवन बुमराह को देख लीजिए। जो जो वहाँ पे गए जल्दी से किसी की इंजरी ठीक नहीं होती। बुमराह ठीक होके आए थे और बुमराह वापस एक मैच खेले, एरन फिंच को आउट किया, अगले मैच में वापस इंजर्ड, फिर वापस वो 6 महीने 8 महीने बाहर हो गए, क्रिकेट से दूर रहे और फील्ड से दूर रहे। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो अभी ना इंडियन टीम मुसीबत में है, अभी इंडियन टीम बहुत मुसीबत में है, क्योंकि अब पूरा बाहर आ चुका है रोहित शर्मा भी, पूरा लोड रोहित शर्मा पे आ चुका है। और अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी देखनी होगी, क्योंकि अब देखो, अब बेन स्टोक्स ने अपनी कैप्टनसी दिखा दी और उन्होंने बता दिया कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। बेन स्टोक्स जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हम इंडिया में एक मैच भी जीत गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। पर अब उन्होंने लीड बना ली है इस सीरीज में, और अब उनके अंदर और कॉन्फिडेंस जाग गया होगा। भले ही वो ये सोच के साथ आए थे कि हम अगर एक मैच भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात है, पर वो ये सोच के साथ भी आए थे कि हम जीतने के लिए खेलेंगे, ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, हारने के लिए नहीं खेलेंगे। भले ही हार जाए, ड्रॉ के लिए तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो वो जीत की सोच के साथ ये बताता है कि उनकी पॉजिटिव माइंड सेट। प्लस हमने उनकी पहले मैच में कैप्टनसी देखी, भले ही उनकी कैप्टनसी पहली इनिंग में बहुत ख़राब रही, बहुत ख़राब रही, पर उन्होंने अपनी पॉजिटिव सोच दर्शाई पहली इनिंग में अपनी कैप्टनसी के थ्रू, और अपनी अटैकिंग सोच भी दर्शाई दूसरी इनिंग में, और अपना माइंडसेट, जो पॉजिटिव माइंडसेट है, जो जीतने वाला माइंडसेट है, वो दर्शाया। जो कि रोहित शर्मा के अंदर कमी दिखी, उन्होंने बड़ी डिफेंसिव कैप्टनसी की। तो अब दूसरे मैच में देखो रोहित शर्मा की कैप्टनसी का टेस्ट होगा। अब बहुत बड़ा इम्तिहान है रोहित शर्मा की कैप्टनसी का, क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच में ना विराट कोहली है, विराट कोहली तो खैर पहले मैच में भी नहीं थे, पर अब 2 और बड़े झटके लग गए, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल। तो अब 3 प्लेयर नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, और प्लस इंडिया खतरे में है क्योंकि सैंपल साइज भी बड़ा नहीं है। रजत पाटीदार को खिलाना पड़ेगा, शायद सरफराज खान को खिलाना पड़े। प्लस ये अपडेट भी है कि टीम में उनके जगह जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो सरफराज खान आए हैं, सौरभ कुमार रणजी ट्रॉफी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, वो आए हैं पहले। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में लिया गया लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, जडेजा की कमी पूरी करने के लिए, पर 3 जने आए हैं। तो ये दर्शाया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट आप एक इंसान से पूरी नहीं कर सकते हैं, 2 इंसान को बुलाया गया टीम में। और देख लो अब रोहित शर्मा की, जैसे मैंने कहा कि इम्तिहान है उनकी कैप्टनसी का, तो दूसरा टेस्ट मैच पूरी तरीके से रोहित शर्मा की कैप्टनसी का टेस्ट होगा। और अब देखो बेन स्टोक्स आ गया है, तो अब रोहित शर्मा एक तो ऊपर से डिफेंसिव सोच के साथ खेल ही रहे थे, प्लस अब और कहीं ऐसा ना हो जाए डिफेंसिव हो जाए, कहीं वापस उसी रैंक टर्नर्स पे ना चले जाए, कहीं वापस हारने के बाद हड़बड़ा ना जाए, वापस क्यूरेटर्स को क्या पता अब तक तो कॉल करके बोल दिया होगा कि भाई रैंक टर्नर्स तैयार कर लो, हमें जीतना है। पर इसी पे हम एक बात करेंगे, रैंक टर्नर्स वाली बात पे। रैंक उससे पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स पे बात करते हैं। माइकल वॉन ने एक बात बोली है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। माइकल वॉन ने बोला है कि इंडिया मिस विराट कोहलीज कैप्टनसी मैसिवली इन टेस्ट क्रिकेट। अंडर विराट इज कैप्टनसी इंडिया वुड नॉट हैव लॉस्ट फर्स्ट टेस्ट। रोहित इज अ लेजेंड एंड अ ग्रेट प्लेयर, बट आई फेल्ट ही जस्ट स्विच ऑफ completely.
तो देख लो भाई, माइकल वॉन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर विराट कोहली होते तो शायद इंडिया मैच जीत जाती। और उन्होंने कहा है कि इंडिया कैप्टनसी मिस कर रही है, तो बेसिकली उन्होंने इनडायरेक्टली रोहित शर्मा की कप्तानी पे सवाल उठा दिया है। प्लस उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोली, जब कमेंट्री कर रहे थे क्रिटिसाइज किया रोहित शर्मा को, बोला कि रोहित शर्मा ने बॉलर्स को सही से रोटेट नहीं किया, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। रोहित शर्मा ने भले ही खराब कप्तानी की हो पहले मैच में, भले ही डिफेंसिव कप्तानी की हो, पर मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि उन्होंने बॉलिंग रोटेशन सही से नहीं की। बहुत अच्छे से उन्होंने बॉलिंग रोटेशन की, बट दी पॉइंट ये है कि उन्होंने अपनी फील्ड खोल दी, बड़ी डिफेंसिव सोच के साथ कप्तानी करी, कोई प्लान नहीं था, जो कि माइकल वॉन ने एक ये बात ही बोली है जिससे मैं एग्री करता हूँ। और भी बहुत सारी बातें बोली भाई, दिनेश कार्तिक ने भी क्रिटिसाइज किया रोहित शर्मा को कमेंट्री बॉक्स में कि भाई डिफेंसिव सोच है, कंधे झुक गए वगैरह वगैरह ये सब। और इसके साथ जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि रैंक टर्नर्स ना बना ले, तो मैं एक बहुत ही मतलब ऐसा स्टेट्स जो कि शायद आपको चौंका दे ऐसा लेके आया हूँ। जैसे कि इंडिया रैंक टर्नर्स बनवाती ये सोच के कि हम जीत जाएंगे, पर आपको मैं बताता हूँ कि जब भी एवरेज टर्न सिंस 2011 जितने भी इंडिया ने मैच खेले हैं 2011 के बाद, इंडिया ने 41 मैच जीते हैं। उन 41 मैच में जो स्पिन रही है वो रही है 3.7 डिग्री, और इंडिया ने जितने भी मैच हारे हैं उनमें रही है स्पिन 4.3 डिग्री। अब आप सोचोगे कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैच में जो एवरेज टर्न थी वो थी 4.2 डिग्री, और अगर इन्होंने अगले में जो रैंक टर्नर्स बना दी तो उसमें तो भाई 4.7, 4.6, 4.8 भी हो सकती है। तो ये बेसिकली खड्डे तो दूसरों के लिए खोदते हैं पर उसी में खुद ही गिर जाते हैं। तो एक बार फिर से ऐसा ना हो जाए, क्या पता, सुनने में आ रहा है रैंक टर्नर बना सकते हैं लोग। और जैसे कि इनकी इतनी डिफेंसिव सोच, हमने कहा ही है, राहुल द्रविड़ कोच भी इतने डिफेंसिव सोच वाले हैं, तो कहीं अगर बना लिया तो वो खुद के लिए गड्ढा खोदेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये स्टेट्स तो यही जाहिर कर रहा है कि भाई आप ऐसी पिचेस पे जिन पे कम डिग्री टर्न हो, आप उनमें मैच ज़्यादा जीते हो और आप जीत सकते हो। तो यार ये बेसिकली टेस्ट क्रिकेट को भी मतलब 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म करके इतना रोमांच नहीं बना पाते हैं, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ अपनी जीत को आगे देखने के लिए। तो यार जो पहली टेस्ट मैच में पिच थी, उम्मीद करूँगा वैसी ही हो दोबारा, और इंडिया होपफुली अच्छा खेलेगी। जैसे कि रजत पाटीदार टीम में आ सकते हैं, सरफराज खान टीम में आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये लोग रणजी ट्रॉफी खेल के आ रहे हैं, अच्छी बात ये लोग इंडिया ए के मैचेस खेल के आ रहे हैं, अच्छी बात यह है कि ये दोनों रन बना के आ रहे हैं। प्लस रणजी ट्रॉफी में उनको कंटिन्यूसली स्पिन खेलनी पड़ती है, तो फॉर श्योर इन लोगों को स्पिन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो उम्मीद इनसे ज़्यादा रहेगी कि ये स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने स्पिन को बाकी जो टीम में प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा खेला है बीते समय में। क्योंकि रणजी ट्रॉफी में ज़्यादातर स्पिनर्स ही बॉलिंग करते रहे, वहाँ पे कंटिन्यूसली स्पिन खेलते हैं। प्लस अभी जो इंग्लैंड ए के साथ मैच खेले थे, इंग्लैंड लायंस के साथ बेसिकली, वहाँ पे भी इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। रजत पाटीदार ने तो धागे खोल दिए थे, इवन सरफराज खान ने भी, और के.एस. भरत भी धागे खोल गए थे, इसलिए उनकी सिलेक्शन हुई है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 एज विकेट कीपर। अब हम कुछ और बातों पे बात करते हैं, रुको, कुछ और बातों पे। तो देखो, एक तो ना मैं बताता हूँ, वर्स्ट एवरेज के ऊपर बात करते हैं इंडिया अगेंस्ट स्पेन। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज किस प्लेयर की एवरेज पिछले बीते 3 साल में ज़्यादा रही है और किसकी कम रही है। तो ऋषभ पंत की एवरेज है 59 की पिछले 3 साल के अंदर। उसके बाद आते हैं जडेजा, 46 की एवरेज। वो प्लेयर टीम से बाहर जा चुके हैं, अभी वो नहीं है, और दावा ये भी किया जा रहा है कि वो शायद पूरी सीरीज ही मिस कर दे। 46 की एवरेज, 46 की एवरेज उस बंदे की स्पिन के अगेंस्ट। उसके बाद आता है अय्यर, 45 की एवरेज। हालांकि उन्होंने बड़ा निराश किया है, और 45 की एवरेज उनकी भी, तो उन्हें एक मौका ज़रूर अब तो मिलेगा ही, कन्फर्म है। अगर के.एल. राहुल होते या जडेजा होते तो क्या पता ड्रॉप भी हो जाते, पर अब तो एक मौका मिलेगा। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, उनकी एवरेज रही है 42 की। फिर आते हैं मयंक अग्रवाल, उनकी एवरेज रही है 42 की। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मयंक अग्रवाल ने 21 मैच खेले, उनकी एवरेज थी 42 की ओवरऑल भी। और शुभमन गिल ने भी 21 मैच खेले हैं, उनकी एवरेज है 29 की। देख लो, ये होता है अपने फेवरेट प्लेयर जब ना हो, जो एक फेवरेट होता है बीसीसीआई का, एक ना होता है। तो देख लो, शुभमन गिल ने हालांकि परफॉर्म किया है, ओडीआई में परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उस बंदे को मैं मतलब हेड्स ऑफ है उसकी परफॉर्मेंस को, ओडीआई में तो ग्रेट परफॉर्म किया उसने। पर टेस्ट में ये रहे हैं, एकदम नीचे रहे हैं शुभमन गिल। तो
तो देख लो, ये सैंपल साइज देख लो, 29 की एवरेज है 21 मैचेस में। मयंक अग्रवाल की ज़्यादा थी, फिर भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। और मयंक अग्रवाल की एज भी इतनी नहीं है कि आप उन्हें एकदम उनके आगे देख रहे हो। उनकी एवरेज सिर्फ 30 साल की है, सॉरी एज सिर्फ 30 साल की है, तो आप उन्हें कंसिडर कर भी सकते हो आगे वापस। और उसके बाद आते हैं हम, रोहित शर्मा की एवरेज 36 की रही है, पुजारा की एवरेज 31 की रही है, शुभमन गिल की एवरेज 30 की रही है, पर वो अभी तो 29 की एवरेज से खेल रहे हैं ओवरऑल। विराट की एवरेज 29, बहुत बड़ा शॉकिंग है ना। अश्विन 23। अब आते हैं राहुल, सबसे नीचे 20 की एवरेज। भाई राहुल की 20 की एवरेज है, सिर्फ 20 की एवरेज, मतलब अश्विन से भी कम है। खैर विराट कोहली का तो आपको सब लोगों को पता ही है कि विराट कोहली का जो बैड फेज रहा था वो पिछले 3 साल में ही रहा था। प्लस जो लोग कहते हैं कि यार विराट कोहली का मतलब 3 साल में उनका बड़ा बैड फेज रहा है, उन्होंने रन नहीं बनाए, मेरा ये मानना है कि उनका 3 साल में कभी इतना बैड फेज नहीं रहा वाइट बॉल फॉर्मेट में। उनका टेस्ट क्रिकेट में था बैड फेज था, उनका बुरा खराब समय था और वहाँ पे उनके रन नहीं आए थे। और देख लो ये एवरेज भी दर्शा रही है, 29 की एवरेज स्पिनर्स के अगेंस्ट, ये दर्शा रही है कि विराट कोहली जो थे उनका बड़ा ही बुरा समय चल रहा था उस टाइम। एक हमारे क्रिकेट के लेजेंड, इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंड, इतने बड़े प्लेयर द गॉड विराट कोहली, उनका बड़ा ही बुरा समय था। पर मेरा ये मानना है कि उनका ना ओवरऑल तीनों फॉर्मेट में जो लोग कहते हैं कि विराट कोहली 3 सालों तक रन नहीं आए, विराट कोहली हमेशा वाइट बॉल फॉर्मेट में रन आए हैं, हमेशा। ओडीआई क्रिकेट में 40 से ऊपर की एवरेज रही है, टी20 में 50 से ऊपर की एवरेज रही है। जब उनका बुरा समय स्टार्ट हुआ था वो था 2022 जैन से लेके अगस्त तक। ये 8 महीने ऐसे थे जहाँ पे विराट कोहली के तीनों फॉर्मेट में ही रन नहीं थे, ना टेस्ट में रन थे, ना ओडीआई में रन थे, ना टी20 में रन थे। ये 8 महीने ऐसे थे जहाँ पे आईपीएल में भी रन नहीं थे, आपको पता ही होगा। तो ये 8 महीने ऐसे थे जहाँ पे विराट कोहली का सबसे बुरा समय था, सबसे बुरा समय। बाकी विराट कोहली का सबसे बुरा समय टेस्ट क्रिकेट में ही रहा है पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, जितने भी था। पर हम अभी विराट कोहली वापस 2.0 विराट कोहली आ चुका है, तो हम विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी एक बात करते हैं। एक स्टेट्स निकाला मैंने अगेंस्ट एवरेज स्पिन पिछले 1 साल में कितनी रही है, तो आपको बताता हूँ। विराट कोहली की एवरेज पिछले 1 साल में ऑफ ब्रेक बॉलर के अगेंस्ट 48 की रही है, 48 की एवरेज। जो लोग कह रहे हैं कि 29 का एवरेज था पिछले 3 सालों में, विराट कोहली क्या कर लेते हैं, यहाँ होते तो भी नहीं जिता पाते। तो ये भी मैं सैंपल साइज लेके आया हूँ पिछले 1 साल का। 48 की एवरेज है विराट कोहली की अगेंस्ट ऑफ ब्रेक, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट 34.7 की एवरेज है विराट कोहली की पिछले 1 साल में। उन्होंने लेग स्पिनर को ज़्यादा खेला नहीं है, चाइना मैन को भी ज़्यादा खेला नहीं है, तो उनके अगेंस्ट तो खैर उनकी एवरेज वही है, कुछ है ही नहीं, एवरेज इन्फिनेट है। और ओवरऑल एवरेज विराट कोहली की 43.1 की अगेंस्ट स्पिन बीते 1 साल में। और जिनमें से इंडिया में है विराट कोहली की एवरेज 40.8 की। तो बेसिकली इंडिया में जितने भी मैचेस खेले हैं उनमें 40.8 की एवरेज है विराट कोहली की, ठीक है। और विराट कोहली ने 9 इनिंग्स खेली है पिछले 1 साल में अगेंस्ट स्पिनर, 8 बार आउट हुए हैं, पर अच्छी एवरेज है, 8 बार आउट हुए। प्लस जो 9 इनिंग्स उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट खेली है वही है। जैसे देखा जाए तो अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल के विराट कोहली, तो वहाँ पे स्पिनर को उन्होंने खेला ही नहीं, तो वो स्टेट्स नहीं है वो फास्ट बॉलर वाला। सिर्फ स्पिनर को जितना खेला है, कितनी इनिंग्स में खेला है और कितनी बार आउट हुआ है, तो उसमें 8 बार आउट हुए हैं। और अब आते हैं हम रोहित शर्मा पे। तो वैसे विराट कोहली का बता दूं, ओवरऑल हाँ बता ही दिया मैंने। रोहित शर्मा पे आते हैं तो रोहित शर्मा की बीते 1 साल में स्पिन के अगेंस्ट एवरेज रही है 28.33 की, बड़ी खराब एवरेज है। रोहित शर्मा 8 बार आउट हुए हैं, सॉरी रोहित शर्मा 11 बार आउट हुए हैं, सॉरी माफ़ करना गलत बता दिया। रोहित शर्मा ने 11 पारियाँ खेली और 9 बार आउट हुए हैं अगेंस्ट स्पिनर। और इन इंडिया रोहित शर्मा की एवरेज है 29.28, और जहाँ पे उन्होंने 8 पारियाँ खेली और 7 बार आउट हुए हैं। तो ये है कुछ स्टेट्स रोहित शर्मा के, विराट कोहली। तो बेसिकली रोहित शर्मा की स्टेट्स यहाँ पे स्टेट्स तो यही बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि बहुत ख़राब रही है। प्लस रोहित शर्मा की पिछले 3 साल की एवरेज भी 36 की है, जो कि ये दर्शा रही है कि जब विराट कोहली का ख़राब समय था
तब भी विराट कोहली की 29 की एवरेज, रोहित शर्मा 36 थी। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा स्पिन में कमज़ोर दिखे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का जो टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है, उनका जो खड़े हुए हैं वो टेस्ट क्रिकेट में पिछले 3 या 4 सालों में हुए हैं, और उनका प्राइम भी टेस्ट क्रिकेट में पिछले 3-4 सालों में रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि अभी जो टीम है उस टीम में पूरी मतलब इंडिया का बोझ जो है वो रोहित शर्मा पे सवार है, क्योंकि रोहित शर्मा सबसे बड़े प्लेयर है, और रोहित शर्मा रन बनाएंगे तो इंडिया अच्छा करेगी, रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया नीचे लगी रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले मैच में भी दूसरी इनिंग में रोहित शर्मा ही थे जिनके 39 रन हैं, उनके अलावा किसी के भी उनके करीब भी रन नहीं है, मतलब 150 भी नहीं है। हाईएस्ट स्कोरर रोहित शर्मा है 39 रन के साथ। तो रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो अभी के टाइम इंडिया का थंब है, जिसे खड़ा होना पड़ेगा ऐसे और जिताना पड़ेगा। क्योंकि रोहित शर्मा ना अभी वो प्लेयर है, रोहित शर्मा जो अगर नहीं चला, जो जिसके अगर रन नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया और नीचे लग सकती है, क्योंकि डेब्यू कर रहे हैं। बाकी 2 प्लेयर शायद डेब्यू कर सकते हैं, एक तो पक्का करेगा सरफराज खान पाटीदार में से, और 2 भी कर सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। प्लस अभी अच्छी बात यह है कि हमारे पास बुमराह है, हमारे पास अश्विन है, हमारे पास रोहित शर्मा है, और यशस्वी जायसवाल भी ठीक ठाक खेल रहे हैं। उम्मीद रहेगी गिल अच्छा परफॉर्म करे, उम्मीद रहेगी श्रेयस अय्यर, क्योंकि अब इनके पास वो होता ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, 2 प्लेयर आउट हुए हैं तो इनके पास मौका है, क्योंकि इनको शायद एक मौका और ना मिलता अगर वो होते तो अब इनके पास मौका है कि इनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। दोनों में से कोई एक खड़ा होकर रन मार दे, 100 रन मार दे, और उम्मीद करूंगा रोहित शर्मा भी यार लंबे रन मारे, बड़ा समय हो गया रोहित शर्मा को। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि रोहित शर्मा से बड़े रन की उम्मीद रहेगी, क्योंकि उनकी आखिरी सेंचुरी नागपुर में आई थी 120 रन वाली। और बाकी चलो हम 1-2-3 पॉइंट्स पे और बात कर लेते हैं, जैसे कि विराट कोहली की अपडेट पे बात कर लेते हैं। तो विराट कोहली के जो भाई हैं, जैसे कि हमने ट्विटर देखा, ट्विटर इतनी टॉक्सिक दुनिया है यार, उनकी विराट कोहली की हेल्थ मदर की हेल्थ पे इतना मजाक बनाया गया कि उन्होंने आके खुद उनको ये बताना पड़ा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू कि उनकी माँ एकदम ठीक है, उनके भाई की माँ ने ये अपडेट दी है। चलो ये सुन के अच्छा लगा कि उनकी मदर की हेल्थ बढ़िया है एकदम। और प्लस विराट कोहली होपफुली जो तीसरे टेस्ट मैच का स्कोर है वो अनाउंस होने वाला है, कल हो जाएगा शायद। तो उम्मीद है कि विराट कोहली का नाम वहाँ पे हो, क्योंकि विराट कोहली को इंडिया बड़ी मिस कर रही है, और अभी विराट कोहली की बहुत ज़रूरत है। उनकी इंटेंसिटी मिस कर रही है फील्ड पे, उनकी एनर्जी, उनकी लीडरशिप रोहित शर्मा की मदद कर सकते हैं। प्लस उनकी जैसे मैंने कहा ये एवरेज बढ़िया रही है, तो उनका 2.0 वाला वर्जन भी आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है विराट कोहली अभी। और अगर इंडिया बाई चांस दूसरा मैच हार गई फिर ऑटोमेटिकली विराट कोहली डबल इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, फिर तो उनका आना जरूरी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच तक आ जाए। हाँ, एक और बात मैं दोस्तों आपको बोल रहा था कि जैसे कि अभी रोहित शर्मा ने भी विराट कोहली की हाल ही में बहुत तारीफ की, तो उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि आज तक विराट कोहली अपने करियर में अनसीए कभी नहीं गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो उस बंदे की फिटनेस लेवल को यार, उस बंदे ने अपने आप को कितना झोंका है अपनी फिटनेस की ओर, कि उस बंदे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो अनसीए जाए वहाँ पे अपने आप को रिहेब करे, वो बंदा अपने आप रिहेब हो जाता है। क्योंकि उस बंदे ने मुश्किल से 4 या 5 मैच तो मिस किए इंजरी के चलते। उसने कभी ना इंजरी को छोड़ के पर्सनल रीजंस के चलते, जैसे अभी मैचेस मिस कर रहे हैं वो हाल ही में, बड़ा मतलब होपफुली सब अच्छा हो, तो हम रिस्पेक्ट है उस चीज़ के लिए। और प्लीज़ कोई टॉक्सिसिटी ना फैलाई विराट कोहली के ऊपर कि वो क्यों अपने पर्सनल रीजंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंडियन टीम के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा इंडियन टीम को आगे ही रखते हैं। और बीसीसीआई ने भी कहा कि रिस्पेक्ट करें, कुछ ज़रूरी होगा तभी वो रेस्ट ले रहे हैं, वरना वो प्लेयर हमेशा खेलना चाहता है। तो बेसिकली उसने 4 मैचेस ही मिस किए हैं यार, देख लो 4 या 5 मैच इंजरी के चलते। बाकी उन्होंने ज़्यादा मैचेस मिस किए ही नहीं, किए तो कोई 2-3 ऐसे पर्सनल रीज़न हो जाए तो करना पड़ता है, इमरजेंसी हो जाती है। तो बाकी ये पॉइंट था, प्लस एक और पॉइंट था, ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो एक और स्टेट है कि आपको मैं बताता हूँ कि जब भी कोई नया बॉलर इंडिया के अगेंस्ट खेलता है तो आपको पता ही होगा कि इंडिया के अगेंस्ट चाहे कोई प्लेयर खेले नया, चाहे कोई बॉलर खेले नया, यानी कोई बैट्समैन खेले या फिर चाहे कोई बॉलर खेले, वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट हो। तो हम अभी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो पिछले कई सालों में कई बॉलर्स ने
टेस्ट में इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हमने रिकॉर्ड्स निकाला है पिछले 4 साल का, 2020 से लेके 24 तक। तो मैं आपको बताता हूँ 2020 से लेके 24 तक जिन बॉलर्स ने इंडिया में मैच खेला है, प्लस देखो इंडिया में पहला मैच खेला है उन्होंने कितने विकेट्स लिए, प्लस जिसने डेब्यू किया है। तो इसमें एक नाम आता है अजाज पटेल, जानते होंगे आप, उन्होंने मुंबई में 10 विकेट लिए थे इंडिया के अगेंस्ट। तो वैसे वो उनके करियर का पहला मैच नहीं था, पर इंडिया के अगेंस्ट वो अपना इंडिया में पहला मैच खेल रहे थे। वहाँ भी उन्होंने एक मैच में 16 विकेट लिए थे, 16 विकेट। उसके बाद आते हैं हम डोमिनिक बेस पे, उन्होंने 5 विकेट लिए थे अगेंस्ट इंडिया, उनका डेब्यू था। प्लस मैथ्यू पोर्ट्स पे आते हैं, उन्होंने 4 विकेट लिए इंडिया के अगेंस्ट, अपना पहला मैच खेल लिया, अपना डेब्यू कर रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, 4 विकेट लिए। फिर आते टॉड मर्फी पे, टॉड मर्फी ने तो अपने करियर का डेब्यू किया, 7 विकेट ले लिए इंडिया के अगेंस्ट, बाप रे बाप। मैथ्यू कुन्नेमान, आपको याद होगा बोल्डर गवास्कर ट्रॉफी, 5 विकेट उन्होंने भी लिए थे। उस सीरीज में नेथन लाइन ने भी धूम मचाई थी, 8 विकेट उन्होंने भी लिए थे एक इनिंग में, और बाकी भी बहुत धूम मचाई थी उन्होंने। नांद्रे बर्गर अभी 7 विकेट, उनको भी देख के आए हैं। और इसके बाद टॉम हार्टली 9 विकेट, आधा बॉलर, ऐसा लग रहा था कि ये आधा बॉलर है, मतलब मरे हुए बॉलर के साथ इंडिया खेल रही है। जब पहली इनिंग में वो बॉलिंग कर रहा था, पर उसने जो दूसरी इनिंग में धूम मचाई है, बाप रे बाप, 9 विकेट। कोई इमेजिन कर सकता था टॉम हार्टली लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनकी क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि शोएब बशीर, जो कि ब्रेंडन मैकलम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंट दिया है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, तो शोएब बशीर को तो वो लोग खिलाएंगे ही। वैसे भी जैक लीच उनकी शायद इंजरी है, तो शायद वो ना खेले, पर अगर वो खेले तो भी अब तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हिंट दिए, कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन दी है कि शोएब बशीर तो खेलेगा। और बेन स्टोक्स बड़े नाराज थे यार जब उनका वीज़ा डिले हुआ। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने 1 महीने पहले स्क्वाड अनाउंस कर दिया और आप लोगों ने उनका वीज़ा डिले कर दिया, आप हमको पहले भी अपडेट दे सकते थे। बड़े निराश थे क्योंकि उन्हें खिलाना था शोएब बशीर को, बड़ी उन्होंने तारीफ की, मतलब चर्चा थी शोएब बशीर की, और वो डेब्यू करते। पर कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं, कभी ना कभी जब भी कोई प्लेयर नहीं खेलता है किसी वजह से या फिर बाहर हो जाता है, तो दूसरे प्लेयर को ऑटोमेटिकली कभी ना कभी फ़ायदा हो ही जाता है। तो टॉम हार्टली को वो फ़ायदा हुआ, वो नहीं खेलते पर वो खेले। तो अब देखो इंग्लैंड के लिए एक चीज़ आसान हो गई, अब शोएब बशीर भी आ जाएंगे और टॉम हार्टली भी, जिनके ऊपर शायद इतना भरोसा नहीं था पहले टेस्ट मैच से पहले, तभी वो शोएब बशीर को खिलाना चाह रहे थे, पर वो नहीं थे तो इन्हें खिलाना पड़ा। तो अब इनके ऊपर भी विश्वास आ गया, पर वो विश्वास जताया है बेन स्टोक्स ने, उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिया है, तब जाके उस बंदे ने एग्जीक्यूट किया। तो यही कुछ पॉइंट्स थे, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करें, शेयर भी करें प्लीज़ दोस्तों, खूब सारा प्यार बरसाए। धन्यवाद। क्रिकेट नमस्ते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, धन्यवाद।